बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव जेतपुर में भीमा अपनी पत्नी मधु और बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह भीमा के पिता अचानक से बहुत बीमार हो जाते हैं। भीमा के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसको अपनी जमीन अपने पिता की बीमारी के इलाज के लिए मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन जमीन बेचते ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से भीमा की हालात पहले से भी बुरी हो जाती है। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाते हैं। भीमा सेठ के खेतों में दिन भर मेहनत करता। सुनिए जी, सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है। हमारे पास सर्दियों में लकड़ियां, रजाई, गर्म कपड़े नहीं हैं। अब क्या होगा? हमारा अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। कुछ कीजिए आप। हाँ मधु, तुम ठीक कहती हो। मुझे कुछ करना होगा। मैं अब भी जंगल जाकर लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर मधु भी काम पर निकल पड़ी। बाहर का तापमान इतना गिर चुका था कि सांसें भी जमती सी लग रही थीं। कुछ ही देर में मधु मुखिया की हवेली पर पहुंच गई। मुखिया का व्यवहार बेहद क्रोधित था। वह अंगीठी के पास खड़ा अपने नौकरों पर बरस रहा था। उसकी नजर मधु पर पड़ी तो वह गुस्से से चिल्लाया, अरे मधु, इतनी देर से आने का क्या मतलब है? मेरे दूसरे नौकर तो सुबह समय पर आते हैं। लगता है तुम्हें काम की अहमियत ही नहीं पता। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, आज सर्दी इतनी ज्यादा है, इसलिए घर के कामकाज में थोड़ा समय लग गया। पर आप चिंता न करें, मैं अपना सारा काम जल्द ही पूरा कर लूंगी। रोज एक ही बहानेबाजी। चलो जाओ और काम शुरू करो। अगर आज कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आइंदा से याद रखना। मुखिया के कठोर शब्दों ने मीरा के दिल को चोट पहुंचाई, पर मजबूरी ने उसे चुप करा दिया। वह काम कर रही थी कि तभी मुखिया की पत्नी गोमती ने आवाज दी, अजी, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा आज मौसम कितना खराब है? फिर भी यह काम पर आई है। क्या तुम्हारे मन में इनके प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं आती? गोमती, इन नौकरों को प्यार से सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करोगी तो ये कभी काम नहीं करेंगे। मीरा ने कुछ नहीं कहा और वो अपने घर के हालातों के बारे में सोचती हुई मौन होकर काम में जुट गई। जैतपुर गांव में सर्दियां का मौसम अपने चरम पर था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंड बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, न ही खेती बाड़ी कर पा रहे थे। दूसरी ओर भीमा सर्दी से कांपता हुआ मजदूरी कर रहा था। ठेकेदार मुखिया का आदमी मजदूरों पर कड़ी नजर रखता था। काम में लगे रहो, ठंड के नाम पर बहाने मत करो। तुम लोग काम भी कम करते हो और पैसे भी ज्यादा चाहिए। अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ तो तुम सबकी तनख्वाह कटेगी। सुबह से काम करते करते शाम हो गई थी। भीमा के थक चुका था और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर अपनी पत्नी और घर में राशन की चिंता ने उसे इस कठिन परिस्थिति में भी संघर्ष करने की शक्ति दी। मन ही मन वह सोच रहा था, हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा है? इतनी सर्दी में भी पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर मैंने काम छोड़ा तो घर का गुजारा कैसे होगा? शाम ढलने को थी। भीमा काम समाप्त करके घर लौटने की सोच ही रहा था कि मुखिया ने फिर से आदेश दिया। अब जैतपुर गांव में ठंड से सभी लोग अपने अपने घरों में थे। गांव का चबूतरा, जो सदैव गपशप से गूंजता रहता था, आज सन्नाटे में डूबा था। लोग अपने अपने घरों में सिमट कर रह गए थे। सुनो भाइयों, इस बार की ठंड ने तो जमा ही दिया। यदि हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो अनेक जानें जा सकती हैं। हमें जंगल से बहुत लकड़ियां लानी होंगी और प्रत्येक घर के सामने आग की व्यवस्था करनी होगी। पर बाबूजी, इतनी ठंड में जंगल तक का सफर कौन करेगा? हाथ पैर तो जमते ही जा रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ी खोजने में कई दिन लग जाएंगे। बेटा, डरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। यदि हमने ठंड के आगे घुटने टेक दिए तो गांव के अनेक घरों में चूल्हे ठंडे रह जाएंगे। इसलिए हमें मिलकर लकड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। सभी ने निर्णय लिया कि हम सब जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके प्रत्येक घर में देंगे। दिन का अंत हो चुका था। भीमा ने अपना काम पूरा किया और मुखिया के पास पहुंचा और कहा, मुखिया जी,
मैंने सारा काम समाप्त कर दिया है। मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मुझे सर्दी के गर्म कपड़े, कंबल और घर का राशन भी लेना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। अभी तू देख रहा कि सारा माल यही पड़ा है। जब पूरा माल बिक जाएगा तब पैसे आएंगे। अभी कुछ दिन इंतजार कर, जब पैसा आएगा तो मिल जाएंगे तेरे पैसे। अब जा या सर पर ही खड़ा रहेगा। काम होता नहीं और इनको पैसा चाहिए। हम तो जैसे ये पैसा बांटने के लिए बैठे हैं। मुखिया के शब्दों ने भीमा के मन को दुखी किया और वह उदास मन लिए घर की ओर चल पड़ा। भीमा को घर पहुंचते पहुंचते रात के गहन अंधकार ने घेर लिया। घर पहुंचते ही मधु ने चिंतित होकर पूछा, अजी आ गए आप? आज इतनी देर क्यों हुई और आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? भीमा ने थकान और निराशा को छिपाते हुए कहा, मधु, मुखिया जी ने बहुत काम में उलझाए रखा और जब मैंने अपनी मजदूरी मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि जब माल बिकेगा तब पैसे मिलेंगे। भीमा और मधु की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक मधु और उसका मुख तेज बुखार से लाल हो गया। तुम घर पर रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। तभी मधु की चीख ने उस काली रात की आवाज को चीरते हुए भीमा के कानों में। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि किसी का भी हृदय दहल उठे। इसे सुनकर भीमा भय से कांप उठा और वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। भीमा हांफते हुए भयभीत भीमा दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर में अंदर आते ही उसका हृदय टूट गया। मधु उस क्रूर सर्दी का सामना नहीं कर पाई। उस मासूम ने ऐसा क्या अपराध किया था जो इस निर्दयी ठंड ने उसे उसके परिवार से छीन लिया? वे दोनों पति पत्नी उस निष्ठुर ठंड से पराजित हो चुके थे। उनकी चीख तेज हवाओं को चीरती हुई संपूर्ण जैतपुर गांव में गूंज रही थी। वह रात्रि इतनी भीषण थी कि किसी की भी जीवन लीला समाप्त कर सकती थी। भीमा अपनी पत्नी के मृत शरीर के समीप बैठे उसे खोने का शोक मना रहा था। वे अपने भाग्य को कोस रहा था कि ईश्वर ने उन्हें इतना निर्धन बनाया जो अपनी ही पत्नी को शीतलहर से नहीं बचा सका। जब गांव के लोग भीमा के घर पहुंचे तो उन्होंने भीमा और मधु को घर के भीतर एक दूसरे का हाथ थामे ठंड से जमे हुए पाया। उनके चेहरों पर एक विचित्र शांति विराजमान थी, मानो उन्होंने अपनी जान गंवा के शांति प्राप्त कर ली हो। जैतपुर गांव के लिए यह एक और दुखद घटना थी। ठंड ने एक और परिवार का अस्तित्व मिटा दिया था। दोस्तों, हमारे आसपास भी अनेक ऐसे निर्धन और असहाय लोग हैं जो मौसम की मार सहन नहीं कर पाते। आइए हम सब मिलकर ऐसे लोगों की सहायता करने का प्रयास करें। इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी का हार्दिक आभार।